नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र से राजनीतिक खबरों का, महाराष्ट्र जुड़ी राजनीतिक खबरों का। आज मैं चर्चा करूंगा अपनी वीडियो में थाने की राजनीति के बारे में। थाने की राजनीति की बात करूं तो यहाँ पर 90 के दशक में, 80 के दशक में और 20वीं सदी में भी जो है बसंत डावखरे साहब का जो है एक छत्र राज चलता था और लोगों का एक पॉपुलर नेता माने जाते थे। उनके दो बेटे हैं, एक नरेंद्र डावखरे जी जो एमएलसी हैं, उनका चुनाव है 26 जून को। शिक्षण पदवीधर यानी कि ग्रेजुएट वोटर जो है उनको वोट करेंगे। लेकिन इसी बीच एक खबर आ रही है कि उनके जो दूसरे बेटे हैं, जो बड़े बेटे प्रमोद डावखरे, वो जो है अभी हाल ही में शरद पवार जी से मिले हुए हैं। शरद पवार जी से मिलने के पीछे क्या कारण रहा है? क्या वो राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं? क्योंकि अभी तक तो राजनीति में सक्रिय वो नहीं माने जाते हैं, लेकिन ऐसी खबर है कि अब वो राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं और पवार साहब से मिलकर यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अपना फिर वो अपना जो अपने पिताजी के जो विरासत है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसी खबर है। इसी पर हम चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ में है नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी। हम जानेंगे कि इनसे कि प्रमोद डावखरे जी के बारे में कि वो क्यों राजनीति में आने से परहेज किए और अभी जो मन बना रहे हैं तो किस उद्देश्य से बना रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे? एक फोटो 2-3 वायरल हुआ है जी। उसमें प्रमोद डावखरे जी जो है फैमिली के साथ पवार साहब के साथ गए। खैर, फैमिली मुलाकात भी मान सकते हैं, लेकिन इसको राजनीति रूप में देखा जा रहा है क्योंकि अभी चुनाव है, उसमें निरंजन जी बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट और ऐसे में प्रमोद डावखरे का पवार साहब से मिलना एक तरह से राजनीतिक चर्चा तो बनता ही है, चर्चा का विषय बनता है जी। तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जैसे आपने कहा कि डावखरे जी, बसंत डावखरे जी का, स्वर्गीय बसंत डावखरे जी का नाम ठाणे जिले की राजनीति में एक अजात शत्रु की तरह लिया जाता है। थाने में नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति में भी सही बात है। महाराष्ट्र के बड़े नेता रहे, लोकसभा में चुनाव लड़े, लेकिन थाने का जहां तक था, यहाँ एडी और बीडी, जहाँ आनंद दिघे और वसंत डावखरे, ये चीजें बड़े अलग तरीके से ली जाती थी कि भाई हाँ, 90 के दशक में वो थाने के महापौर भी रहे बसंत डावखरे जी। उसके बाद वो लगातार 20 सालों तक लगभग विधान परिषद के उप सभापति रहे। तो एक तरीके का उनका जो एक राजनीतिक सफर जो था वो बड़ा एक अलग तरीके का माना जाता था कि लोगों को सबको साथ में लेकर चलने वाला नेता, या दूसरी विरोधी पार्टियों में भी उनके मित्र हुआ करते थे। इवन बाला साहब ठाकरे से भी वो बिल्कुल उनके यहाँ जाना आना और उनसे उनका सभी पार्टियों से अच्छा खासा होल्ड था पूरे जिले में। या निर्दलीय विधायक रहे हों, चाहे पप्पू कालानी से लेके हितेन ठाकुर तक, जो थाने जिले के निर्दलीय राजनीति में थे या उस तरीके की राजनीति में थे, क्षेत्र की राजनीति में थे, तो उनका दबदबा एक तरीके से था, इसमें कोई संदेह नहीं। अब उनके पुत्र जो हैं, आपने जैसे कहा निरंजन डावखरे जी, ये कोकण स्नातक सीट से ये बीजेपी की सीट पे लगातार दूसरी बार, वैसे ये तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। 12 साल विधान परिषद के वो सदस्य रहे। अच्छे नेता, सौम्य, शांत और उस तरह के नेता माने जाते हैं, बिना कंट्रोवर्सी का। हाँ, बिना कंट्रोवर्सी के। जो हालांकि डावखरे साहब के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सियां जुड़ती थी, लेकिन इनके साथ इस तरह की नहीं है। ये इन्होंने, कहा जाता है कि माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के ये काफी करीबी हैं और ये थाने के शहर के अध्यक्ष भी रहे। लेकिन प्रमोद डावखरे जी, जहाँ उनके बड़े पुत्र जी जिनकी चर्चा हो रही, प्रमोद डावखरे जी एक युवा उद्यमी हैं, समाज सेवी हैं, उनका चलता रहता है। उनके जो हैं एक वर्ग ऐसा है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री से लेके उद्यम का वर्ग इस तरह का है कि बॉडी बिल्डर हैं और लोगों में उनका एक अपना, बोलते हैं ना, क्रीम, लोगों में उनकी अपनी अलग इमेज है। उन्होंने अपना अलग इमेज बनाया है। मुंबई से लेके दुबई तक लोग कहते हैं कि भाई उनके लोग हैं। मतलब एक तरीके का पेज 3 वाली इमेज जैसे कही जाती है ना, एक पेज 3 वाली भी इमेज उनकी है। तो चूंकि उनके भाई, लेकिन मैं भी हैरान हुआ, लोगों ने कहा कि भाई जाके, लेकिन यहाँ ये भी बात सही है कि ये उनकी परंपरा चली आ रही है। जिस तरह उनके पिताजी निभाते थे लोगों से,
वो उनके भी उतने नजदीक थे, शरद पवार जी के भी उतने ही नजदीक, और बाला साहब ठाकरे के भी थे उतने ही नजदीक, कांग्रेस के कई नेताओं के थे, वो दिघे साहब के, शिवसेना के बताइए जो सर्वे सर्वा थे, यहाँ दिघे साहब के भी नजदीक काफी थे, उनकी दोस्ती जग जाहिर थी। तो वो उस तरह की परंपरा उनके परिवार में चली आ रही है, तो इसमें कोई अन्यथा उसको नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन जहां तक आपने कहा कि भाई वो प्रवेश कर सकते हैं या राजनीति में, अब ये तो वही जाने ज्यादा, लेकिन चर्चाएं तो शुरू होती हैं। लेकिन ये बात उतनी ही सही है कि वो इन संबंधों को बनाने में, और चूंकि इस समय वो गए, अब हालांकि लोकसभा चुनाव भी, लोकसभा चुनाव भी पवार साहब ने जीता, पवार साहब ने लोकसभा का चुनाव जीता, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, राष्ट्रवादी एक अलग दिशा में चल रही है, उनकी पार्टी, उनका निशान जाने के बावजूद भी शरद पवार जी ने अपना महत्व जो है महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह बनाए रखा है, तो स्वाभाविक है लोगों का झुकाव तो उनकी तरफ होना है। लेकिन दूसरी तरफ जहां तक बात की जाती है तो ये महायुति के उम्मीदवार हैं निरंजन जी डावखरे, और ये देखिए ये 4-5 जिलों का ये कोकण स्नातक है। आप देखिए गोवा की सीमा से लेके सिंधुदुर्ग से लेके पालघर तक 5 जिले आते हैं सर इसमें। इस समय तो ये इतना क्लिष्ट तरह का चुनाव है स्नातक, हालांकि इसमें शिक्षक भी मतदाता होते हैं क्योंकि वो भी इनरोलमेंट हर बार होता है, ऐसा नहीं कि जैसे और मतदाताओं की तरह चुनाव है, आपकी जानकारी में होगा भी, ये हर बार इनरोलमेंट किया जाता है। इसका वोटर ही अलग होते हैं, इसके वोटर ही अलग होते हैं, उनकी अलग मानसिकता है, उनको पकड़ना, उनसे संपर्क करना इतना आसान नहीं है। हालांकि ये 5 साल तक ये संपर्क में रहे, चूंकि 12 साल विधायक रहे, इसके पहले भी बीजेपी कई बार इसको जीते, संजय केलकर जी एक बार विधायक थे इसी, दूसरी बार उन्हीं निरंजन डावखरे जी ने उनको हराया था। लेकिन इसमें जो है इस बार महायुति और एनडीए महायुति और एमबीए रमेश कीर करके वहां से उम्मीदवार हैं, लेकिन इसमें इतनी आसानी नहीं है। ठाणे जिले में 98,000 मतदाता है, कुल 2.25 लाख मतदाता है सर इसके, लेकिन सब तक पहुंच पाना और सबको जोड़ पाना और सबका वोट निकालना, वोट कराना, बिल्कुल। और वोट की भी जो प्रक्रिया है ना, बड़ी क्लिष्ट प्रक्रिया है। उसमें भी अगर इसमें आपको मैं बता दूं, पिछली बार 10-10 हजार वोट जो हैं, आप सोचिए पढ़े लिखों का ये वोटर, पढ़े लिखा वोटर है, स्नातक वोटर है, ग्रेजुएट वोटर है, फिर भी वो इतनी गलतियां करता है कि 10-10, 15-15 हजार वोट मतलब कैंसिल हुए थे, बाद हुए थे, मतलब वो रिजेक्ट कर दिए। सीट नहीं, यहाँ सिक्का नहीं, वहां एक ऐसे निशान मारना होता है, ऐसी खड़ा निशान, और खड़े निशान से अगर इधर उधर भी हुआ हो तो वो भी रद्द हो जाता है। कल मैंने देखा कि बहुत बड़ी अच्छी महायुति की मीटिंग हुई, माननीय सीएम साहब, डीसीएम साहब, उनके मंत्री जी हैं रविंद्र चौहान जी ने बहुत अच्छे तरीके से उसकी प्रक्रिया के बारे में उन्होंने जानकारी दी। ये जानकारी लोगों को है ही नहीं है, वाकई में नहीं है। और कार्यकर्ता जिसके हैं जो जहां तक पहुंच पाएंगे, जहां तक वोट खींच पाएंगे, यहाँ इतने मतदान केंद्र भी नहीं रहते, एक तालुके में एक मतदान केंद्र होता है, अब पूरे तालुके से उसको ढूंढ के लाना, उस मतदान केंद्र तक पहुंचाना, ये भी टेढ़ी खीर है। लेकिन अब हम थोड़ा विषय आगे बदल दिए थे, लोगों की जानकारी के लिए मैं ये बताना चाह रहा था कि भाई मतदाता जो जागरूक मतदाता है इसको समझें और अपना वोट अच्छी तरीके से दें। वोट लोकतांत्रिक अधिकार है, जिनका इसमें एक तरह का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वोट दें। इसमें वोट भी बहुत कम होते हैं साहब, 25-30% वोट होते हैं, क्योंकि जाता ही नहीं, मतदाता इनरोल हुआ, उसको निकालना पड़ता है, उसको वहां तक ले जाना पड़ता है। ये आसान है नहीं है, टेढ़ी खीर है। लेकिन जहां तक कि आपने फिर वहीं पे आते हैं, अपने निरंजन डावखरे और प्रबोध डावखरे जी की बात की। प्रबोध डावखरे निस्संदेह पवार साहब से सपत्नीक जाके मिले, उनको शुभकामनाएं दी। ये कहा गया कि भाई उनका लोकसभा चुनाव उन्होंने इतने जीता है, लेकिन इसके पीछे तो ये चर्चा होगी, राजनीति तो है कि भाई उनके भाई जो हैं वो महायुति का चुनाव लड़ रहे हैं, हिस्सा हैं, और बिल्कुल, और इस समय चल रहा है, और इस समय उनका मिलना एक चर्चा का विषय है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जैसे एमबीए शरद पवार साहब के पास काफी कुछ संख्या, जैसे रैयत शिक्षण, कर्मवीर भाऊराव पाटिल जो उनकी संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है, उसमें बड़ी संख्या में हजारों की क्या लाखों की संख्या में शिक्षकगण हैं, तो उसका भी प्रभाव पड़ता रहा है। पवार के में इवन कांग्रेस से ज्यादा राष्ट्रवादी के पास
और शिवसेना भी इस तरह का एनरोल करती रही है। तो पवार साहब के पास इतनी तो ताकत है कि वो चुनाव बना बिगाड़ सकते हैं। तो हो सकता है कि उस नजरिए से भी एक सदिच्छा वेट करने गए हों, भाई के लिए गए हों या अपने लिए गए हों, तो ये सब चर्चाएं तो होंगी। और आगने वाला सबसे बड़ी चीज आने वाला विधानसभा चुनाव भी है। तो विधानसभा चुनाव अब एकदम से समझ लीजिए दस्तक दे रहा है। जून गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर का तो कहें अक्टूबर में ही विधानसभा चुनाव है। अगस्त सितंबर से आचार संहिता लग जाएगी। हाँ, सितंबर अंतिम से आचार संहिता लग जाएगी। तो इस तरह के अभी देखिए इस तरह के उलटफेर होते रहेंगे, लोग मिलते जुलते रहेंगे, कटते रहेंगे, इस पार्टी से उस पार्टी में जाते रहेंगे, तमाम तरह की चर्चाएं चलती रहेंगी। तो ये भी एक चर्चा का हिस्सा समझना चाहिए, क्योंकि विधान परिषद का इलेक्शन है। हम चर्चा के विषय तो है जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि उनको राजनीति में आना चाहिए? देखिए राजनीति में तो सब, देखिए अब आपको मैं बता दूं, विलासराव देशमुख जी के 2-3 पुत्र हैं, उनमें से 2 लोग राजनीति में हैं, वो भी विधायक। एक पुत्र, बड़े पुत्र उनके अमित देशमुख जी नहीं, और हैं वो अभी ध्यान, तो उनके 2 पुत्र हैं, 3, एक तो फिल्म इंडस्ट्री में है, 2 राजनीति में हैं। जरूर सबके हैं राजनीति में। अब उनका भी अगर वो कुछ सोच रहे होंगे राजनीति में या समाज सेवा में जो भी है, तो उनके तो संपर्क रहे ही हैं, इसमें नो डाउट उनके पास प्लेटफॉर्म रहा है। निरंजन जी चूंकि मैं तो यही कहूंगा कि प्रमोद डावखरे जी से मैं कई बार मिला हूँ। हाँ। उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका हाव भाव और उनसे बातचीत करने का तरीका देखा मैंने जी। मैं तो ये कहूँगा उनको आना चाहिए राजनीति। अच्छा नहीं, जब आप कह रहे हैं तो कुछ आपने जरूर सोचा होगा, लेकिन एक चीज तो है भाई, समझ तो आती है ना, समझ तो इनके अंदर एक बात तो सही है कि ब्लड की बात है, वसंत डावखरे जी का खून है, इसमें डाउट नहीं है। डावखरे सरनेम काफी है, बोलते हैं डावखरे एक बड़ा सरनेम है महाराष्ट्र की राजनीति का। तो लोग करते रहे हैं अलग अलग तरीके से, बहुत सारे राजनीति में आना न आना वो उनका निजी विषय है, लेकिन ये है कि वो प्रभाव तो उनके इस क्षेत्र में है। अब दोनों भाई हैं, उनका अपना सामंजस्य होगा राजनीति में, कहा किस तरह से वो सामंजस्य आगे बढ़ा के चलना है, तो वो तो उनके अपनी परिवार की बात है। लेकिन ये बात तो सही है, सक्रियता है, उतनी सक्रियता दिखा भी रहे हैं। तो उस चीजों की चर्चा जो होती है ये आम चर्चा है मुझे लगता है फिलहाल, लेकिन आगे कुछ हो, जैसे आपने कहा कुछ हो तो इसको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए कि भाई हो सकता है। अब देखिए जैसे कि पर्दे के पीछे हर नेताओं से उनका संपर्क तो है, अगर पर्दा के आगे आते हैं लोगों के बीच में काम करते हैं, इससे अच्छा सेवा। कई बार ऐसी भी देखा गया है कि एक भाई दूसरी पार्टी में है, दूसरा भाई दूसरी पार्टी में है, ये भी देखा गया है। आप ये राजनीति में है ही, एक ही परिवार के 2 लोग 2 पार्टियों में हैं। गांधी देख लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बड़ी बात है। यही महाराष्ट्र की राजनीति में पंकजा मुंडे, धनंजय मुंडे, ठीक है, इस बार युति हुई, ये सब यहाँ बाप बेटे तो देखिए अमोल कीर्तिकर जी और उनके गजानंद कीर्तिकर जी, बताइए वो उस पार्टी में थे और उस पार्टी में, और अमोल कीर्तिकर जी भी अच्छा चुनाव लड़े, और वो बात अलग है कि बहुत कम वोटों से उनकी हार हुई। लेकिन ये सारी चीजें राजनीति में हैं, राजनीति में कुछ भी संभव है, इसको आप इससे इनकार नहीं कर सकते। धन्यवाद मिश्रा जी। तो हमारा चर्चा था कि थाने की राजनीति से प्रमोद डावखरे जी के बारे में, क्योंकि प्रमोद डावखरे जी का जो फोटो वायरल हुआ है कि पवार साहब को मिलने गए थे, और एक संदेशा यही गया है कि वो शायद हो सकता है कि राजनीति में किस्मत आजमा रहे हैं। उनको किस्मत आजमाने की जरूरत नहीं है, अगर वो जब चाहें तब जो है राजनीति में आ सकते हैं, खाली उनको अनाउंस करने की जरूरत है मेरे ख्याल से। तो एनीवे इन फ्यूचर हम तो देख रहे हैं कि वो जरूर राजनीति में आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि बस प्रमोद डावखरे जी को अगर राजनीति में आने का क्या ये मौका सही है? तो कमेंट बॉक्स लिखिए उनके बारे में, और उनको शुभेच्छा देते हुए हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो को यही विराम देते हैं। ऐसी खबरें और भी रहेगी तो हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे, और इसके लिए आप जो है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद, जय हिंद।